नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेजेंद्र भारद्वाज और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ RSM SSB PhED जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट 2020 के लिए RSM SSB की तरफ से जो एग्ज़ाम हुआ था 26 दिसंबर 2020 को सेकंड शिफ्ट में डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए। ठीक है, अब चूंकि 120 क्वेश्चंस थे टोटल और 120 क्वेश्चंस में से 80 क्वेश्चन टेक्निकल थे और 40 क्वेश्चन थे वो राजस्थान जीके के थे। अब इसमें से जो 80 क्वेश्चन टेक्निकल के हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ही बात करेंगे डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए। ये सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था RSM SSB की तरफ से और इसमें चूँकि बहुत टिपिकल पेपर भी मान सकते हैं, इसको इजी पेपर भी मान सकते हैं। जो स्टूडेंट्स जिन्होंने रेगुलर स्टडी की है उनके लिए इजी पेपर था और जिन्होंने रेगुलर स्टडी न करके मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो उनके लिए टिपिकल मान सकते हैं। तो ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर था और हम कह सकते हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल बेस भी था, मतलब सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। तो आज हम 80 क्वेश्चंस की बात करेंगे जिसमें से सारे के सारे एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको बताऊंगा कि 80 क्वेश्चंस के आंसर क्या होने चाहिए। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 से, क्योंकि 1 से लेकर 40 क्वेश्चंस तक जो है राजस्थान जीके के क्वेश्चंस थे और 120 से ले 40 से 41 से लेकर 120 तक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए थे और 121 से 200 तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए थे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 से। इसमें क्या रखा है हमसे, मशीनिंग सिंबल गिवन बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट। उक्त मशीनन प्रतीक चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। 4 ऑप्शन है, सरफेस में बी प्रोड्यूस्ड बाय एनी प्रोसेस, मटेरियल रिमूव्ड रिक्वायर्ड, रिमूवल ऑफ मटेरियल प्रोहिबिटेड, सरफेस इज ट्रायंगुलर। सतह किसी भी प्रक्रम द्वारा बनाई जा सकती है, पदार्थ का हटाव आवश्यक है, पदार्थ का हटाव वर्जित है, सतह त्रिभुजाकार है। तो दोस्तों जब भी हम इस प्रकार के मशीनिंग सिंबल्स की बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब केवल और केवल इस प्रकार की कोई सिंबल दे रखा हो तो वो किसके लिए होती है, सरफेस रफनेस के लिए। यदि उसके ऊपर का हिस्सा बंद हो तो इसका मतलब होता है मशीनिंग इज रिक्वायर्ड, मतलब मशीनिंग करना आवश्यक है। यदि ऐसा न होकर केवल इस प्रकार की सरफेस हो और उसके अंदर कोई सर्कल हो, इसका मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ मटेरियल प्रोहिबिटेड, मतलब आप मशीनिंग नहीं कर सकते हैं। और अगर आगे इसके बारे में बात करें, अगर मान लीजिए इस ट्रायंगल के ऊपर कोई वैल्यू लिखी हुई है, मान लीजिए ए लिखी हुई है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रफनेस की वैल्यू, जिसको आर ए से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। अगर मान लीजिए फर्दर आगे चलते हैं कि अगर इस लाइन के ऊपर कोई वैल्यू लिखी हुई है बी, इसका मतलब होता है कि जो सरफेस टेक्सचर है वो किसी भी प्रोसेस के द्वारा हमको प्राप्त हो सकता है। अगर मान लीजिए इसके नीचे, इस लाइन के नीचे कोई सिंबल लिखा हुआ हो, मान लीजिए सी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है सैंपल लेंथ, कि जो भी मशीनिंग जो रिक्वायर्ड है अपने अपने पास में जो सैंपल है उसकी लेंथ कितनी है। अगर मान लीजिए इस लाइन के इस तरफ दाईं ओर अगर कोई सिंबल लिखा हुआ है डी नाम से, ठीक है, तो उसका मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ ले, मतलब इस डायरेक्शन में जो है सरफेस रफनेस हमको ज्ञात करनी है। और अगर मान लीजिए बाईं तरफ कोई सिंबल लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है अलाउंस कितना है, छूट कितनी है मशीनिंग में। ठीक है, तो चूंकि केवल और केवल एक ही सेक्शन है, इस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि मटेरियल रिमूवल रिक्वायर्ड, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया कि मशीनिंग करने के लिए पदार्थ का हटाव आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 122 की बात करते हैं। A spur gear with pitch circle diameter d has number of teeth t, मॉड्यूल m is defined as। दोस्तों केवल मॉड्यूल की बात की है तो हमेशा ध्यान रखेंगे जब मॉड्यूल की बात होती है, मॉड्यूल किसके बराबर होता है, एडेंडम के बराबर होता है। ठीक है ना। और मॉड्यूल बराबर क्या होता है, मॉड्यूल इज इक्वल टू डी बाय टी, मतलब पिच सर्कल डायमीटर अपॉन नंबर ऑफ टीथ। यदि हम मॉड्यूल का उल्टा कर दें, टी अपॉन डी कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सर्कुलर डायमेट्रल पिच। ठीक है ना। और पाई डी बाई टी क्या होता है, अगर मॉड्यूल को पाई से गुणा कर दें तो वो हो जाएगा सर्कुलर पिच। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एम इज इक्वल टू डी बाई टी।
क्वेश्चन नंबर 123 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 में क्या लिखा हुआ है? द एक्सटेंशन फॉर ऑटोकैड ड्राइंग इज। तो दोस्तों सबसे पहले तो एक्सटेंशन की बात करते हैं। जब भी हम कोई फोटो सेव करते हैं तो उसके पीछे हमने कोई नाम लिख दिया, मान लीजिए XYZ, तो कंप्यूटर या मोबाइल या जो भी सॉफ्टवेयर है वो अपने आप एक एक्सटेंशन लगाता है, डॉट, या तो लगाएगा JPEG या लगाएगा JPG या लगाएगा PNG, ठीक है ना। ये एक्सटेंशन कहलाते हैं। जब हम ऑटोकैड की ड्राइंग को सेव करते हैं तो वहां पर एक्सटेंशन काम में आता है .DWG, इसका मतलब होता है डॉट ड्राइंग, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 की बात करते हैं। 124 में लिखा हुआ है एनी गैस, एनी स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस इज रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। आदर्श गैस किसी भी दशा में चरों में संबंध होता है। घनत्व और आयतन मतलब डेंसिटी और वॉल्यूम, प्रेशर एंड वॉल्यूम मतलब दबाव और आयतन, दबाव और एंट्रोपी मतलब प्रेशर एंड एंट्रोपी, और प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर मतलब दबाव आयतन तापमान। तो इसके लिए हम अगर आइडियल गैस की बात करते हैं तो आइडियल गैस क्या होती है? परफेक्ट गैस। और उसकी जब इक्वेशन लिखते हैं तो PV इक्वल्स टू क्या होता है? MRT। अगर m की वैल्यू कांस्टेंट भी हो जाए तो भी हमारे पास में PV इक्वल्स टू क्या बचता है? RT। इसका मतलब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, R जो है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर तीनों चीज़ों के बीच में रिलेशन है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 124 का। क्वेश्चन नंबर 125 की बात करते हैं। ड्राइनेस फ्रैक्शन इज। दोस्तों जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम पढ़ते हैं प्योर सब्सटेंसेज में, ठीक है, तो उसमें एक चीज़ आती है ड्राइनेस फ्रैक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टीम के लिए, क्योंकि स्टीम की कंडीशन को बताता है किस प्रकार की स्टीम है। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है कि कितनी स्टीम ड्राई है, मतलब हम कह सकते हैं मास ऑफ ड्राई स्टीम, और किस में से, मतलब टोटल स्टीम में से कितनी तो ड्राई स्टीम है और कितनी वेट स्टीम है। अगर वेट स्टीम निकाल रहे हैं तो वेटनेस फ्रैक्शन हो जाएगा वो, और अगर ड्राइनेस निकाल रहे हैं तो वो ड्राइनेस फ्रैक्शन हो जाएगा। तो इसको डिनोट करते हैं एक्स से, ठीक है। और मोलियर चार्ट में जब अपन HS डायग्राम बनाते हैं, एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम बनाते हैं, तो इस प्रकार की जो सैचुरेशन लाइन से नीचे की तरफ जो लाइंस आती हैं वो ड्राइनेस फ्रैक्शन की लाइन होती है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, मास ऑफ ड्राई स्टीम अपॉन मास ऑफ टोटल स्टीम। क्वेश्चन नंबर 126 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 में हमसे क्या रखा है? फॉर रिवेटेड जॉइंट विच इंपेरिकल रिलेशन इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग डायमीटर ऑफ रिवेट। रिवेटित जोड़ के लिए रिवेट के व्यास की गणना करने के लिए कौन सा आनुभाविक संबंध प्रयोग होता है? दोस्तों जब MD पढ़ते हैं, MD का मतलब या तो आप मशीन डिजाइन पढ़ो या फिर आप मशीन ड्राइंग पढ़ो, दोनों ही केस में आपको पढ़ना पड़ता है रिवेटेड जॉइंट। उसमें आप रिवेट के लिए 3 प्रकार की स्ट्रेसेस का, जैसे कि टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है ना, फेलियर इन शेयरिंग स्ट्रेस, टॉ, और फेलियर इन क्रशिंग स्ट्रेस, इन तीनों स्ट्रेसेस की इंपेरिकल रिलेशन आप पढ़ते हैं। उसके बाद में ये भी पढ़ते हैं कि मान लीजिए मार्जिन कितना है, ये अगर रिवेट है, इसका डायमीटर D है, तो इसके लिए भी एक इंपेरिकल रिलेशन आती है 1.5D मार्जिन इज इक्वल टू। उसी प्रकार से यदि डायमीटर और थिकनेस, अगर रिवेट का डायमीटर और प्लेट की थिकनेस के बीच में रिलेशनशिप देखी जाए और डायमीटर निकालना हो तो हमारे पास में एक रिलेशन होती है D इज इक्वल टू 6√T। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा D इज इक्वल टू 6√T। क्वेश्चन नंबर 127 की बात करते हैं। इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, देखिए तृतीय कोणीय प्रक्षेप में तीसरे एंगल की बात कर रहा है, फर्स्ट एंगल की बात नहीं कर रहा है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, अब देखो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है? प्लान इज ड्रॉन अबव एलिवेशन, एलिवेशन इज ड्रॉन अबव प्लान। इन दोनों चीजों से, मतलब अगर आपको थर्ड एंगल फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इसी में ही आंसर आ जाएगा। थर्ड एंगल में मान लीजिए यहां से कोई व्यक्ति देख रहा है, ठीक है ना, यहां से कोई व्यक्ति देख रहा है और ये ऑब्जेक्ट है। अब मैं अगर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात करूंगा तो इसके जस्ट अपोजिट साइड में इसका व्यू बनेगा, तो वो यहां आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट एंगल, ये तो हो गया फर्स्ट एंगल, अगर मैं थर्ड एंगल की बात करूंगा तो थर्ड एंगल में यदि व्यक्ति यहां से देख रहा है इस वस्तु को, तो इसी वस्तु के जस्ट सामने ये बन जाएगा, इसका दृश्य यहां पर बन जाएगा। यदि मैं ऊपर से बात करूं, यदि मैं फर्स्ट एंगल की बात करूं तो ऊपर से देखने पर इसके जस्ट विपरीत कहां पर है? इस तरफ, मतलब नीचे की ओर, तो इसका प्लान कहां बनेगा? नीचे की ओर। यदि मैं थर्ड एंगल की बात करूं तो थर्ड एंगल में अगर यहां से देखा जाए तो प्लान कहां बनेगा? इस एलिवेशन के, इस वस्तु के जस्ट ऊपर। तो अब देखिए ऑप्शन क्या है? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में प्लान इज ड्रॉन अबव एलिवेशन, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। शीर्ष दृश्य सम्मुख दृश्य के ऊपर बनाया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 128 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 में क्या लिखा हुआ है? इन ऑटोकैड एक्सप्लोड कमांड इज यूज्ड। दोस्तों जब एक्सप्लोड की बात करते हैं, एक्सप्लोड का मतलब क्या होता है? जब हमको किसी भी ड्राइंग के या किसी भी कंपोनेंट के क्या करने होते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स को मॉडिफाई करना होता है, ठीक है ना। मॉडिफाई करना होता है किसी भी पार्ट्स को, तो उनको क्या करा जाता है? तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है। तो उसके लिए हम कमांड देते हैं एक्सप्लोड। तो जहां भी आपको ब्रेक का ऑप्शन दिखे वहीं आपको ये लगा देना है बिल्कुल, ब्रेक अ कंपाउंड ऑब्जेक्ट इनटू इट्स कंपोनेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। अलग अलग कंपोनेंट तोड़कर उनको मॉडिफाई किया जाता है, इस वजह से हम एक्सप्लोड कमांड देते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 की बात करते हैं। द पार्ट लिस्ट इन ड्राइंग इंक्लूड्स पार्ट नंबर, मटेरियल ऑफ पार्ट, नंबर ऑफ पार्ट्स नीडेड। ड्राइंग में पार्ट सूची में शामिल होता है, पार्ट की संख्या बिल्कुल होती है। पार्ट का मटेरियल कि कौन से मटेरियल का है, माइल्ड स्टील का है, कास्ट आयरन का है, किस चीज का है। आवश्यक पार्टों की संख्या, मान लीजिए एक केवल बोल्ट की ड्राइंग बनाई हुई है, ठीक है ना, और उसकी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है M32 इंटू पिच दे दिया 1.25, उसके बाद में इंटू करके नंबर ऑफ बोल्ट्स मान लीजिए 4 लिख दिया हुआ, तो इसका मतलब आवश्यक पार्टों की संख्या भी लिखी हुई है। इसका मतलब तीनों के तीनों रिक्वायर्ड होते हैं पार्ट में, इस पार्ट लिस्ट में, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 130 की बात करते हैं। इन अ कैड सिस्टम कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग सिस्टम एंड एलिप्स कैन बी ड्रॉन। अब एलिप्स क्या होता है? इस प्रकार का होता है एलिप्स, जिसमें एक मेजर एक्सिस होती है, एक माइनर एक्सिस होती है, और सेंटर तो होता ही है। तो स्पेसिफाई कैसे कर सकते हो आप? सेंटर, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 131 की। फंक्शन ऑफ डायनामोमीटर इज। अब देखो दोस्तों, जब भी हम ब्रेक पावर की बात करते हैं, ब्रेक पावर को किससे डिनोट करते हैं? बीपी से। तो जब भी ब्रेक पावर फाइंड करनी होती है तो हमको डायनामोमीटर यूज करना पड़ता है, जिसमें प्रोनी ब्रेक डायनामोमीटर हो सकता है, रोप ब्रेक डायनामोमीटर हो सकता है, ठीक है ना, एपिसाइक्लिक डायनामोमीटर हो सकता है, ट्रांसमिशन डायनामोमीटर हो सकता है, अलग अलग टाइप के डायनामोमीटर होते हैं, ठीक है ना। तो जब भी हम डायनामोमीटर की बात करेंगे तो पावर की बात करेंगे, ठीक है ना, ब्रेक पावर की। तो अब इसमें क्या क्या है? देखिए, इंजन की शक्ति ज्ञात करना, गति ज्ञात करना, संतुलित ज्ञात करना, और ब्रेक लगाने में सहायता करना। तो हमेशा पावर मतलब शक्ति की बात करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 की बात करते हैं। व्हेन अ काइनेमेटिक पेयर्स आर कपल्ड इन सच अ वे दैट द लास्ट लिंक इज जॉइंड टू द फर्स्ट लिंक टू ट्रांसमिट डेफिनेट मोशन एंड कंप्लीटली और सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन, इट इज कॉल्ड। अब जब गतिज युग्मों को इस तरह से जोड़ा जाए कि अंतिम लिंक निश्चित गति संचालित करने के लिए पहली कड़ी में शामिल हो जाता है, तो तब पूरी तरह सफलतापूर्वक बाधित गति हो, इस संरचना को क्या कहा जाता है? ये पहला लिंक है, ये दूसरा लिंक है, ये तीसरा लिंक है, और ये चौथा लिंक है। मतलब अंतिम लिंक को पहले लिंक से जोड़ दिया जाए। और गति किस प्रकार की होनी चाहिए? डेफिनेट मोशन, या तो एक ही दिशा में हो, या तो इस तरफ ही हो या इस तरफ ही हो, या फिर सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन, या फिर फोर्सफुली की जाए, मतलब फोर्स लगाया जाए, इसके ऊपर बल लगाया जाए। तो इसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ऐसा तो केवल और केवल गति श्रृंखला में होता है, काइनेमेटिक चेन में होता है। स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, क्योंकि स्ट्रक्चर तो एक सॉलिड रिजिड संरचना होगी, ठीक है ना। इन्वर्जन क्या हो गया? किसी एक लिंक को फिक्स करते हैं, फिर हम उसका इन्वर्जन कर सकते हैं, मतलब जो हमको मोशन चाहिए वो निकलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गति श्रृंखला, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 133 की बात करते हैं। द इनिशियल टेंशन टी नोट ऑफ द बेल्ट इज इक्वल टू। पट्टे का प्रारंभिक तनाव टी नोट के बराबर है। तो दोस्तों जब टी नोट की बात करते हैं, इनिशियल टेंशन की बात करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? T1 प्लस T2 प्लस 2TC डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए यहाँ पर 2TC का मतलब होता है कि टेंशन साइड में, तनाव वाली साइड में, और स्लैक साइड में, सुस्त पक्ष में, दोनों में जो टेंशन, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन होता है, उसको कंसीडर करते हैं जब, तो ये आएगा। और जब कंसीडर नहीं करते तो इसको हटा देते हैं। बाकी फॉर्मूला कितना बचा? T1 प्लस T2 बाय 2, मतलब इन दोनों का एवरेज, दोनों टेंशन का क्या हो गया? एवरेज। तो जहां भी एवरेज आए, एवरेज टेंशन ऑफ टाइट साइड एंड स्लैक साइड ऑफ द बेल्ट, तंग और सुस्त पक्ष का औसत तनाव। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 में क्या रखा है? द रेशियो ऑफ मास ऑफ एक्चुअल ड्राई स्टीम टू द मास ऑफ स्टीम कंटेनिंग इट। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन तो, इसका तो आंसर पीछे एक क्वेश्चन आया था, उसमें ड्राइनेस फ्रैक्शन के बारे में पूछा था, मास ऑफ ड्राई स्टीम अपॉन टोटल स्टीम। तो सीधा का सीधा इसका आंसर ही आ गया। देखो इसमें पैशन रखने की बात है, ये इसी का क्वेश्चन वहाँ बना के पूछा गया था, तो ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए आपका। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
सो उसका आंसर क्वेश्चन नंबर 135 की बात करते हैं। 135 में लिखा हुआ है बॉयलर एफिशिएंसीज। दोस्तों बॉयलर की दक्षता क्या होती है? तो देखो बॉयलर की दक्षता का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है एमएस इंटू डेल्टा एच, मतलब एंथैल्पी ऑफ स्टीम माइनस एंथैल्पी ऑफ फीड वाटर अपॉन एम सी इंटू सी वी। मतलब ये तो हो गया मास ऑफ स्टीम या मास फ्लो ऑफ स्टीम, कितनी स्टीम में कितने केजी पर आवर में स्टीम जनरेट हुई है और कितना कंज्यूम हुआ है कोल, ठीक है ना, और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है। अब डेल्टा एच, अगर कहीं पर डेल्टा एच गिवन हो, डेल्टा एच का मतलब एंथैल्पी चेंज, अगर गिवन हो तो ठीक है, अगर नहीं गिवन हो तो डेल्टा एच किसके प्रोपोर्शनल होता है? डेल्टा टी के, ठीक है ना, सीपी डेल टी, कांस्टेंट प्रेशर पर एंथैल्पी जो होती है इसकी प्रोपोर्शनल होती है। डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर ऑफ स्टीम। तो जहां भी ये गिवन हो, मास ऑफ स्टीम इंटू टेम्परेचर अपॉन कैलोरीफिक वैल्यू, अगर इसको एक मान लें हम, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, मास ऑफ स्टीम इंटू टेम्परेचर ऑफ स्टीम अपॉन कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। तो ऑप्शन नंबर सी अब इसका सही आंसर हो जाएगा। भाप का द्रव्यमान इंटू भाप का तापमान अपॉन कैलोरीफिक मान ईंधन का। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136 में लिखा हुआ है, एक सिंबल दे रखा है, सिंबल शोज इन टाइटल बॉक्स, शीर्षक बॉक्स में एक सिंबल प्रतीक दिखाता है। किसका दिखाता है? दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल के बारे में। यदि हम अगर यहाँ से देखते हैं, अगर थर्ड एंगल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर दिखेगा, और फर्स्ट एंगल की बात करते हैं तो यहाँ दिखेगा, और थर्ड एंगल की बात कर रहे हैं तो इसी के सामने दिख जाएगा, ठीक है ना। तो अभी देखिए मैं यहाँ से देख रहा हूँ, छोटा सर्कल है और बड़ा सर्कल है, या हम कह सकते हैं स्मॉल डायमीटर और लार्ज डायमीटर, दोनों के दोनों हमको दिख रहे हैं इस तरफ। इसका मतलब ये कौन सा प्रोजेक्शन हो गया? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, प्रथम कोणीय प्रक्षेप, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, रिलेटिव पोजीशन इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, मतलब प्रथम कोणीय प्रक्षेपण में सापेक्ष स्थिति, ये सही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 137 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 में लिखा हुआ है, when the interior of an object is complicated which of the following view is used। जब किसी वस्तु का आंतरिक भाग जटिल हो तो निम्न में से कौन सा दृश्य काम में लिया जाता है? दोस्तों जब भी मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हिडन हैं, तो हम क्या करते हैं, उस सेक्शन को वहाँ से काट लेते हैं, या तो हम फुल सेक्शन करते हैं या फिर हाफ सेक्शन करते हैं, तो उसको काट लेते हैं। तो इस कटिंग वाली चीज़ को क्या कहते हैं? सेक्शनल व्यू, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, परिच्छेद दृश्य। क्वेश्चन नंबर 138 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 में लिखा हुआ है, पार्शियल बैलेंसिंग मीन्स, आंशिक संतुलन का अर्थ है। दोस्तों जब भी हम रेसिप्रोकेटिंग फोर्सेज की बात करेंगे, रेसिप्रोकेटिंग फोर्सेज का मतलब होता है पश्चाग्र बल, जब उनकी बात करेंगे तो हमेशा और हमेशा पार्शियल बैलेंसिंग की जाती है। पार्शियल बैलेंसिंग का मतलब प्राइमरी बैलेंसिंग। दो प्रकार की बैलेंसिंग होती है, देखिए, एक तो होती है स्टैटिक बैलेंसिंग, दूसरी होती है डायनेमिक बैलेंसिंग। और स्टैटिक बैलेंसिंग स्थिर चीज़ों के लिए, डायनेमिक बैलेंसिंग जो गतिमान हो उनके लिए। और डायनेमिक बैलेंसिंग में भी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है प्राइमरी बैलेंसिंग, ठीक है ना, और दूसरी होती है सेकेंडरी बैलेंसिंग। तो प्राइमरी बैलेंसिंग या पार्शियल बैलेंसिंग करते हैं रेसिप्रोकेटिंग फोर्सेज के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 की बात करते हैं। मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी इन फ्लाई व्हील इज, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहा है, मतलब डेल्टा ई की बात कर रहा है सर ये। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका मतलब तो होता है काइनेटिक एनर्जी। तो 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। अब इसको अगर और ज़्यादा अपन खोलते हैं, इसका मतलब मैक्सिमम और मिनिमम को डिफरेंस लेते हैं, तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। और इसको खोलते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो सूत्र आता है a प्लस बी और a माइनस बी, उसको आप इसको खोल सकते हो। 1/2 आई इंटू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, और दूसरा हो जाएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2, मतलब अगर इसको साथ में लेते हैं तो ये तो बन गई मीन स्पीड ओमेगा, और अगर ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 में ओमेगा डिवाइड करके और ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, जिसको किससे डिनोट करते हैं? के एस से। और ये ओमेगा और ये जो मीन स्पीड वाला ओमेगा है, ये स्क्वायर बन जाएगा। तो अपने पास में फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा? के एस इंटू आई ओमेगा स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 की बात करते हैं। इन केस ऑफ फ्लैट कॉलर बेयरिंग द फ्रिक्शनल फोर्स इन केस ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, यूनिफॉर्म प्रेशर की बात कर रहा है। तो जहां भी यूनिफॉर्म प्रेशर दिखे ना आपको, तो आपको ध्यान रखना यूनिफॉर्म प्रेशर में लेना है 2/3 इंटू ऊपर 3 नीचे 2। इसका मतलब R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब
नीचे R1² माइनस R2²। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही आंसर है, ठीक है। और अगर यूनिफॉर्म वियर की बात करें तो यूनिफॉर्म वियर में 1/2 लेना है, ठीक है। 141 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या रखा है हमसे, ड्राइंग शोइंग द पोजीशन ऑफ ईच पार्ट विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर इज कॉल्ड। जब हम एक दूसरे के सापेक्ष में अगर बात कर दें पार्ट्स के, एक दूसरे के संबंध में प्रत्येक वाक्य स्थिति को दर्शाने के लिए कौन सा आरेखन होता है, दैट इज असेंबली ड्राइंग। असेंबली ड्राइंग में ही होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 142 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू कैम। बेस सर्कल होता है बिल्कुल, राइज को कहते हैं एसेंट, फॉल को कहते हैं डिसेंट एंगल, ड्वेल पीरियड भी होता है लेकिन पिच नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। जो पिच देखो पीसीडी होता है, पिच सर्कल डायमीटर भी होता है, पिच पॉइंट भी पाया जाता है, पिच कर्व भी पाया जाता है लेकिन पिच नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 143 की बात करते हैं। ऑल ऑफ द एक्सिस इन 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम मीट एट। अब आप खुद ही देख लीजिए, 3 एक्सिस बना दो, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। सारी की सारी किस एंगल पर है, 90 डिग्री पर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 की बात करेंगे। अ डायमेंशन इज स्टेटेड एज 25 ± 0.02 mm इन ड्राइंग, व्हाट इज द टॉलरेंस। टॉलरेंस सहिष्णुता क्या है, तो सहिष्णुता क्या होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट या मैक्सिमम लिमिट माइनस मिनिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी, 25 प्लस कर दीजिए 0.02 को, तो 25.02 हो गई। और लोअर लिमिट क्या होगी, 25 माइनस 0.02 कर दीजिए तो कितनी होगी, 24.98। इसमें से इसको घटा दीजिए, 12 में से हट गए 4, 0.04 हो गई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 की बात करते हैं। विच इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम। दोस्तों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो कि मास डिपेंडेंट होती है, ठीक है ना, मास डिपेंडेंट होती है उसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। उसमें क्या आता है, 3E एंड वॉल्यूम, मतलब एंथैल्पी, एंट्रोपी, एनर्जी और वॉल्यूम ये आते हैं, ठीक है ना। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला मास डिपेंडेंट होती है, इसका मतलब मास जो है, द्रव्यमान जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। 146वें की क्वेश्चन की बात करते हैं। विच कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट ट्रू फॉर द एंट्रोपी। दोस्तों एंट्रोपी के परिप्रेक्ष्य में एंट्रोपी की कौन सी विशेषता नहीं है, तो एंट्रोपी क्या होती है, जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एंट्रोपी बढ़ती है, ठीक है ना। जब हीट सप्लाई करते हैं तो एंट्रोपी बढ़ती है, हीट घटाते हैं, हीट को रिमूव करते हैं तो एंट्रोपी घटती है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। इट रिमेन्स अनचेंज फॉर एडियाबेटिक। एडियाबेटिक को तो हम आइसेंट्रोपिक बोलते हैं, एंट्रोपी कांस्टेंट होती है, ये भी सही है। लेकिन इट डिक्रीजेज इफ टेम्परेचर ऑफ हीट इज लोअर्ड विदाउट वर्क बीइंग डन। यदि थ्रॉटलिंग प्रक्रिया में काम किए बिना ऊष्मा का तापमान कम हो जाए तो कम हो जाती है। दोस्तों ये वाला कथन गलत है, इसका मतलब ये अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, क्योंकि थ्रॉटलिंग प्रोसेस में क्यू क्या होती है, 0 होती है, डब्ल्यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 147 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 में कहा है सुपर हीटर इज यूज्ड इन बॉयलर टू इंक्रीज द। सुपर हीटर किसके लिए यूज किया जाता है, तो दोस्तों कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम क्या करते हैं, सैचुरेटेड स्टीम का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है ना। और वो भी कब बढ़ाते हैं, सैचुरेशन टेम्परेचर का प्रेशर इंक्रीज के साथ साथ में। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड स्टीम विद इंक्रीज इन प्रेशर, टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड स्टीम विदाउट इंक्रीज इन प्रेशर। तो देखो जब एच एस डायग्राम की बात करते हैं, ये एच ये एस, ठीक है, ये हमारा हो गया जो है सैचुरेशन कर्व। जब ये कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं, मान लीजिए हमारे पास में T1 टेम्परेचर और P1 प्रेशर पर कोई एक पॉइंट आ गया, हमने इसको एक्सपांसन करवाया टरबाइन में। अगर मान लीजिए वापस सुपर हीटिंग करनी है तो इस प्रेशर पर टेम्परेचर ये प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और यहाँ पर ये दूसरा टेम्परेचर आ जाएगा सुपर हीटिंग वाला, ठीक है ना। और फिर हम वापस इसको एक्सपांड करवाएंगे। इसका मतलब टेम्परेचर तो बढ़ाना है हमको लेकिन प्रेशर को नहीं बढ़ाना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड स्टीम विदाउट इंक्रीज इन प्रेशर। प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा सर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 की बात करते हैं। मीन इफेक्टिव प्रेशर, माध्य प्रभावी दाब क्या होता है, वर्क डन अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम। तो दोस्तों जहां स्वेप्ट वॉल्यूम की बात आती है, स्वेप्ट वॉल्यूम का मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 149 की।
इन अलाइंड सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग द डायमेंशंस में बी रीड फ्रॉम। दोस्तों दो प्रकार के सिस्टम होते हैं, एक होता है यूनिलेटरल सिस्टम, जो एक ही तरफ लिखा जाता है। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर इसमें यूनिलेटरल का काम करते हैं तो इस प्रकार से लाइन को ब्रेक करते हैं। यहाँ पर डायमेंशन लिख दी मान लीजिए 2, और एक ही दिशा में होगी, और अगर मान लीजिए इसकी भी 2 है तो इसको भी इस प्रकार से लिखेंगे, मतलब इसका और इसकी डायरेक्शन दोनों सेम होगी। लेकिन अगर अलाइंड सिस्टम की बात करते हैं तो इसकी डायरेक्शन तो होगी इस प्रकार से, इसके ऊपर लिखेंगे लाइन के ऊपर, और इसमें इस प्रकार से लिखेंगे लाइन के ऊपर, लेकिन टेढ़ा करके लिखेंगे, ठीक है ना। तो कहाँ पर लिखी जाती है? बॉटम और राइट साइड में। तो जहाँ भी बॉटम और राइट साइड हो वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, तली और दाहिने किनारों से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 में लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ फोर्स ट्रांसमिटेड टू फोर्स अप्लाइड। दोस्तों जब फोर्स ट्रांसमिटेड और फोर्स अप्लाई का रेशियो, मतलब एफ टी अपॉन एफ नॉट, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन रेशियो या फिर आइसोलेशन फैक्टर। तो ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर है, ठीक है ना। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है √1 + 2 जीटा आर स्क्वायर अपॉन 1 - आर स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इस प्रकार से होता है। क्वेश्चन नंबर 151 की बात करते हैं। इन फ्री वाइब्रेशन द वेलोसिटी वेक्टर लीड्स द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा π/2, मतलब 90 डिग्री, ठीक है ना। ये डिस्प्लेसमेंट अगर फ्री वाइब्रेशन, अगर इस प्रकार से आप एक पेंडुलम की बात करो तो 180 डिग्री का कोण तो यहाँ पर बनता है, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो इतना तो जा नहीं सकता, मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम लिमिट क्या हो सकती है इसकी? 90 डिग्री तक, ठीक है ना। या तो इस प्रकार से ले सकते हो आप, ये 90 डिग्री का एंगल बनाकर, ठीक है ना। ये वाला π/2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 152 की बात करते हैं। कंसिडर सिंपल गियर ट्रेन कंसिस्टिंग ऑफ 3 गियर्स, 3 व्हील्स विद 15, 10 and 30 टीथ रेस्पेक्टिवली। द वेलोसिटी रेशियो ऑफ थर्ड व्हील टू फर्स्ट व्हील वुड बी। साधारण गियर ट्रेन में क्रमशः, दोस्तों जब भी देखो हमेशा हिंदी वाले छात्र ध्यान देंगे कि जहाँ भी हिंदी में अगर दिक्कत हो तो अंग्रेजी वाला बिल्कुल मान्य होता है। तो यहाँ पर 15 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो बना के देख लीजिए एक बार, हमसे क्या पूछा गया है? हमसे ये पूछा गया है कि 3 व्हील हैं, 1, 2 और 3, एक के 15, 10 और 30 हैं। अगर मान लीजिए इसकी स्पीड n1 है और इसकी n2 है, इसकी n3 है, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा? हमसे पूछा है इनका n3/n1 का, ठीक है ना। तो आप सीधा सीधा ये करिएगा, सीधा सीधा ये करिएगा, n2/n1 इंटू n3/n2, तो n2 से तो n2 कट जाएगा, n3/n1 आ जाएगा, ठीक है। यही हमसे पूछा गया। लेकिन T1/T2 इंटू T2/T3 इस प्रकार से करना है। T2 से T2 कट जाएगा, तो T1 और T3 का अनुपात, T1 कितना है? 15/T3 कितना है? 30, 15/30 1/2। और डायरेक्शन कौन सी आएगी? अगर मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये एंटी क्लॉकवाइज में होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज में होगा, तो ये भी क्लॉकवाइज में होगा। तो ये क्लॉकवाइज में और ये क्लॉकवाइज में, इसका मतलब दोनों समान दिशा में होंगे, 1/2 और समान दिशा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 152 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 153 की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ क्राउनिंग ऑफ द फ्लैट पुली ऑफ बेल्ट ड्राइव इज टू। बेल्ट परिचालन की सपाट पुली की क्राउनिंग का उद्देश्य होता है। क्राउनिंग का मतलब होता है कि जो पुली होती है ना, वो ऊपर से बीच में से थोड़ी सी उठी हुई होती है। वो इसलिए होती है कि जो बेल्ट है ना, इसके ऊपर से सरक नहीं जाए, ठीक है ना, उसके लिए रोकने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रिवेंट द बेल्ट फ्रॉम रनिंग ऑफ द पुली, बेल्ट को पुली से दूर भागने से रोकना। ऑप्शन नंबर ए 153 का ए क्वेश्चन ए सही आंसर है। 154 की बात करते हैं। इन ऑटोकैड एरे कमांड इज यूज्ड। दोस्तों जहां भी, जब अपन सी पढ़ते हैं ना, सी प्रोग्रामिंग, उसमें भी एरे कमांड आती है, ठीक है ना, एरे आता है। तो एरे का मतलब क्या होता है? जब बहुत सारी कॉपीज बनानी होती है ना अपन को किसी भी ऑब्जेक्ट की और किसी पैटर्न में, वो किस प्रकार से, जब आपने अगर ये पढ़ा हो कि सी में कि एक तिरंगा जो होता है, तिरंगे के बीच में जो चक्र बना होता है, तो एक उसकी 24 तीलियाँ बनानी होती है ना, तो उसके लिए कौन सी कमांड दी जाती है? एक तीली बनाकर हम कमांड देते हैं एरे, और उसमें एरे पूछता है, नंबर ऑफ कॉपीज पूछता है, तो 24 लगा देंगे, उसमें कमांड देंगे 24, उसके बाद में वो 24 तीली बन जाती हैं। तो एरे
जहाँ पर मल्टीपल कॉपीज आ जाए वो आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 155 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 में लिखा हुआ है एन आइडियल ब्रेटन साइकिल कंसिस्ट ऑफ। तो आइडियल ब्रेटन साइकिल देखिए इस प्रकार की होती है, दो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होती है, दो आइसेंट्रोपिक, ठीक है ना। तो ये तो प्रेशर हो गए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, और ये हो गए एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो जहां दो एडियाबैटिक और दो कांस्टेंट प्रेशर को क्या बोलते हैं, आइसोबैरिक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, टू एडियाबैटिक एंड टू आइसोबैरिक, दो रुद्धोष्म और दो समदाबी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 156 की बात करते हैं। अ गैस विच ओवेज काइनेटिक थ्योरी परफेक्टली कॉल्ड। देखिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक होती है, ठीक है ना, ये केन्स लॉ, ऐसे प्रकार से एक लॉ भी आता है इसके अंदर। तो जो भी परफेक्ट गैस होती है या फिर जो भी आइडल गैस होती है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को फॉलो करती है, ठीक है। तो आदर्श गैस इसमें आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157 की बात करते हैं। चेंज इन एंथैल्पी इन ए क्लोज सिस्टम इज इक्वल्स टू हीट ट्रांसफर इफ रिवर्सिबल प्रोसेस टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि डेल्टा एच किसके बराबर होता है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू सी पी डेल टी के बराबर होता है। तो यहाँ पर सी पी जो है ना ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जहाँ भी कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर मतलब दाब। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158 की बात करते हैं। मोलियर डायग्राम इज प्लॉट ऑफ। ये अगर आप मेरे इन एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको बीच में पता चल जाएगा कि मैं कौन सा डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है ना। पहले बता चुका हूँ कि एच एस डायग्राम होता है एंथैल्पी एंट्रोपी का डायग्राम, ठीक है ना, मोलियर डायग्राम। तो इसमें आंसर डी आ जाएगा, एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 159 की बात करते हैं। द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप। देखिए पंप के बारे में पूछा गया है, पंप के बारे में पूछा गया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा पंप और टरबाइन में। तो टरबाइन के लिए तो होता है एन अंडर रूट क्यू अपॉन एच की पावर 5/4, ठीक है ना। ये जो पहला ऑप्शन है ना ये तो टरबाइन के लिए है, लेकिन पंप के लिए पूछा गया है तो पंप के लिए ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी, एन एस इज इक्वल टू एन अंडर रूट पी अपॉन एच एम की पावर 3/4। एच एम क्या है, मैनोमेट्रिक हेड, ठीक है ना, पी क्या है पावर, एन एस क्या है स्पेसिफिक स्पीड। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160 की बात करते हैं। द फॉलोइंग पार्ट इज नॉट लुब्रिकेटेड बाय प्रेशर फीड सिस्टम। फॉलोइंग पार्ट इज नॉट लुब्रिकेटेड बाय प्रेशर फीड लुब्रिकेशन प्रेशर फीड सिस्टम। निम्नलिखित भाग को दाब प्रणाली से स्नेहन नहीं किया जाता है। तो दोस्तों टाइमिंग गियर होता है, उसमें भी प्रेशर फीड सिस्टम लगा होता है, वाल्व रोड्स में भी होता है, मेन बियरिंग्स में भी होता है, लेकिन जो रोकर आर्म होती है ना उस रोकर आर्म में प्रेशर फीड सिस्टम नहीं होता है, ठीक है ना। रोकर आर्म ऊपर लगती है जो कि वॉल्व्स को बंद या चालू करती है, ऊपर लगी रहती है, इसमें नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 161 की बात करते हैं। एयर फ्यूल रेशियो थ्योरेटिकली फॉर पेट्रोल इंजन। अब ये थ्योरेटिकल जो एयर फ्यूल रेशियो है ना इसको ही बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक। 3 प्रकार के रेशियो होते हैं, एक होता है रिच, एक होता है स्टोइकोमेट्रिक और एक होता है लीन। दोस्तों ये जो होता है ये होता है 14.7 से 1 के बीच में, ठीक है ना। 14.7 भाग एयर का, 1 भाग फ्यूल का। ये होता है 12:1 के रूप में और ये होता है 17:1 के रूप में। लीन मिक्सचर होता है 17:1 के रूप में, ये 14.7:1 के रूप में, ये 12:1 के रूप में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 में क्या रखा है हमसे, द इंजेक्शन सिस्टम ऑफ डीजल इंजन CRDI स्टैंड्स फॉर। फुल फॉर्म पूछिए CRDI की तो CRDI ध्यान रखिएगा, डीजल इंजन के लिए पूछिए तो कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन जहां भी लिखा हो ना वो इसका सही आंसर होगा, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 में लिखा हुआ है विच इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ हायर पेयर। दोस्तों हायर पेयर क्या होते हैं, पॉइंट या लाइन कॉन्टैक्ट, पॉइंट या लाइन कॉन्टैक्ट। PL से याद रखेंगे हायर पेयर, और जहां सरफेस कॉन्टैक्ट होता है वो होता है लोअर पेयर, ठीक है ना। तो पॉइंट और लाइन कॉन्टैक्ट, ठीक है। बॉल एंड रोलर बियरिंग, बॉल और रोलर बियरिंग क्या होती है, ये पॉइंट कॉन्टैक्ट सॉरी लाइन कॉन्टैक्ट होती है, ठीक है। कैम ऑन फॉलोवर ये पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है। टूथ गियर इन मैश ये भी क्या होता है, ये भी लाइन कॉन्टैक्ट होता है।
लेकिन क्रैंक शाफ्ट इन जनरल बेयरिंग, ये पूरा का पूरा क्या होता है, सरफेस कॉन्टेक्ट होती है बेयरिंग की, ठीक है ना। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163 में आंसर नंबर डी, क्रैंक शाफ्ट और जनरल बेयरिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 164 की बात करते हैं, हार्टनेल गवर्नर इज अ। दोस्तों जब गवर्नर की बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखेंगे गवर्नर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। दो प्रकार के होते हैं, एक पेंडुलम टाइप होता है जो वॉट गवर्नर होता है, इनर्शिया गवर्नर जो होता है एक सेंट्रीफ्यूगल टाइप होते हैं, उसमें पेंडुलम गवर्नर, उसमें भी अलग अलग होते हैं, जैसे कि स्प्रिंग लोडेड भी होते हैं और डेड वेट लोडेड भी होते हैं। डेड वेट लोडेड में जिसमें आते हैं पोर्टर गवर्नर और प्रोएल गवर्नर, ठीक है। स्प्रिंग लोडेड में आते हैं हार्टनेल, हार्टंग गवर्नर, पिकरिंग गवर्नर, ठीक है ना। तो जहां भी स्प्रिंग की बात आ जाए हार्टनेल स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 165 की बात करते हैं, द ब्रेक कॉमनली यूज्ड इन मोटर कार्स। जब मोटर कार्स में होते हैं तो मोटर कार में अंदर से एक्सपांड होते हैं, इस प्रकार से ब्रेक लगे रहते हैं, यहाँ स्प्रिंग लगी रहती है तो ये अंदर से एक्सपांड हो जाते हैं, तो इंटरनल एक्सपांडिंग ब्रेक्स। ऑप्शन नंबर डी इसका आंतरिक प्रसारण ब्रेक, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 166 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 166 में क्या लिखा हुआ है, द फ्रिक्शनल टॉर्क ट्रांसमिटेड सिंगल प्लेट क्लच कंसीडरिंग यूनिफॉर्म बियर। अब देखिए पहले तो था किसके लिए, फ्लैट कॉलर बियरिंग के लिए, लेकिन यहाँ पर किसके लिए पूछा है, क्लच के लिए, ठीक है ना। लेकिन पूछा किसमें, यूनिफॉर्म बियर में। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था यूनिफॉर्म बियर की बात आ जाए तो 1/2 याद रखना है, 2/3 नहीं करना है, केवल और केवल 1/2 करना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 1/2 म्यू इंटू डब्ल्यू इंटू आर, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं म्यू WR/2। अब ये आपको पता है जब ये क्लच है तो इसमें R1 और R2 दोनों ऐड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से याद रखना, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 167 की बात करते हैं, फॉर स्टडी आइडल फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड टोटल एनर्जी विच कंसिस्ट प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, डेटम एनर्जी एट अ पॉइंट ऑफ फ्लूइड इज कांस्टेंट इज कॉल्ड। एक असंपीड़ित तरल पदार्थ के एक समान आदर्श प्रवाह के लिए कुल ऊर्जा, दबाव ऊर्जा, गति ऊर्जा और द्रुत ऊर्जा होती है, द्रव के एक बिंदु पर स्थिर होती है। दोस्तों जब बर्नौली इक्वेशन पढ़ते हैं तो प्रेशर हेड P/ρg प्लस V²/2g प्लस Z। अब ये एक तरफ के लिए लेते हैं तो P1 V1 Z1, दूसरी तरफ के लेते हैं P2 V2 Z2, ये दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है ना, कांस्टेंट होती है एक तरह से। तो इसके लिए किसके लिए होती है, बर्नौली थ्योरम के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बर्नौली का समीकरण। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 168 की। क्वेश्चन नंबर 168 में लिखा हुआ है द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ लेमिनार फ्लो। दोस्तों इस प्रकार से मान लीजिए पाइप है तो इसमें वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, पैराबोलिक, इस प्रकार से होता है, ठीक है ना, पैराबोलिक। जहां भी होगा ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका सही हो जाएगा, परवलयाकार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 169 की बात करते हैं 169 की, इसमें लिखा हुआ है द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। ये क्वेश्चन WRD में भी आया था, ठीक है ना। सेंट्रीफ्यूगल पंप का मुख्य कार्य क्या होता है, तो दोस्तों एनर्जी को ट्रांसफर करना, मतलब फ्लूइड जो होती है ना, फ्लूइड की एनर्जी को ट्रांसफर करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऊर्जा का स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 170 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 170 में लिखा हुआ है ऑटो साइकिल एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसीज, यदि आर जो है कंप्रेशन रेशियो मानते हैं तो 1 माइनस नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/r⁻⁻1। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 171 की बात करते हैं, फ्रिक्शन पावर ऑफ अ इंजन इज। अब फ्रिक्शन पावर क्या होती है, जब इंजन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिकेटेड पावर की, ठीक है। दूसरी पावर की बात करते हैं जो होती है ब्रेक पावर, और तीसरी पावर होती है जो होती है फ्रिक्शनल पावर, ठीक है ना। अब देखो इंडिकेटेड पावर तो जो हमको पिस्टन पर मिलती है, ठीक है ना, पिस्टन पर मिलती है वो होती है। उसके बाद में कुछ है जो घर्षण में कम हो जाती है फ्रिक्शन पावर, और इन दोनों को जब माइनस कर देते हैं तो अपने पास में क्या बचती है, ब्रेक पावर, जो कि हमको क्रैंक शाफ्ट पर मिलती है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। डिफरेंस बिटवीन इंडिकेटेड एंड ब्रेक पावर ऑफ इंजन, डिफरेंस बिटवीन इंडिकेटेड एंड फ्यूल पावर ऑफ इंजन, डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट ब्रेक पावर, नन ऑफ दीज। तो अभी मैंने क्या बताया, ये पूछा है फ्रिक्शन पावर पूछा है इसने, तो यदि हम इन दोनों का माइनस करते हैं इंडिकेटेड पावर और ब्रेक पावर का, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, इंजन के संकेतिक और ब्रेक शक्ति के बीच का अंतर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है 171वें का। क्वेश्चन नंबर 172 की बात करते हैं, इन 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन
देखिए 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की बात हो रही है, तो जब अपन इसका वाल्व टाइमिंग डायग्राम बनाते हैं तो पेट्रोल इंजन में क्या होता है कि जब TDS, ये मान लीजिए TDS है और ये BDS है, तो जब हम TDS की बात करते हैं तो जो वोल्व है, सक्शन वोल्व है या इनलेट वोल्व है, वो TDS से पहले खुलता है, उसके बाद में BDS के बाद में क्लोज होता है, ठीक है। उसके बाद में ये कंप्रेशन स्ट्रोक हो गया। कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद में एग्जॉस्ट वाल्व कंप्रेशन स्ट्रोक शुरू होने से पहले खुल जाता है, और जब पूरा अपना पावर स्ट्रोक खत्म हो जाता है ना, उसके बाद में खुल जाता है। तो इसका मतलब देखिए कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। इनटेक वाल्व क्लोजेज बिफोर TDC, बिल्कुल गलत बात है। इनटेक वाल्व क्लोजेज आफ्टर VDC, इनटेक वाल्व क्लोजेज आफ्टर VDC, हाँ जी बिल्कुल ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन आगे देख लेते हैं, इनटेक वाल्व क्लोजेज आफ्टर VDC, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोजेज बिफोर BDC, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन बिफोर TDC। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। BDC के पश्चात इनटेक वाल्व बंद होता है, ठीक है ना। यहाँ तो खुला हो जाता है इनटेक वाल्व और यहाँ पर आकर बंद होता है, ठीक है ना। और एंगल कितना होता है 25 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 173 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 173 में लिखा हुआ है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन। क्वेश्चन नंबर 173 में ये पूछा गया है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है वो किस किस के बीच में रिलेशनशिप बताता है। दोस्तों न्यूटन्स लॉ क्या होता है, टॉ इज इक्वल टू म्यू इंटू DU अपॉन DY, ठीक है ना। तो टॉ क्या होगी, शियर स्ट्रेस, ठीक है ना। शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू DU अपॉन DV को बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है ना। तो जहाँ पर शियर स्ट्रेस हो या फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट को अपन एंगुलर डिफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा शियर स्ट्रेस एंड एंगुलर डिफॉर्मेशन। हालांकि इसकी जगह वेलोसिटी ग्रेडियंट होना चाहिए था, ठीक है ना, वेलोसिटी नहीं, केवल वेलोसिटी ग्रेडियंट। और कैसे डायग्राम बनता है, इस प्रकार से कि जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे शियर स्ट्रेस कम होती जाएगी, ठीक है ना, और एक पॉइंट आ जाएगा नीचे, वहां पर शियर स्ट्रेस 0 हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 174 की बात करते हैं। द रेंज फॉर कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज वेंचुरीमीटर, वेंचुरीमीटर के लिए जो रेंज होती है ना वो होती है 0.95 से 0.985 तक, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 0.95 से 0.99। क्वेश्चन नंबर 175 की बात करते हैं। अ सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर कनेक्टेड अ पाइप इन विच लिक्विड इज फ्लोइंग विद यूनिफॉर्म स्पीड विल गिव विच काइंड ऑफ प्रेशर। एक पाइप जिसमें समान द्रव समान गति से बह रहा है से एक साधारण यूट्यूब दाब मापी को जोड़ने पर किस प्रकार के दाब को दर्शाएगा। दोस्तों जब यूट्यूब मैनोमीटर की बात करते हैं तो इस प्रकार का होता है, ये इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर अपन बोलते हैं PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहाँ पर मरकरी भरी होती है, मान लो दूसरा फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। अब एक ही द्रव भरा हुआ है ना, तो वो क्या बताया, गेज प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर जो भी प्रेशर होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रमापी दाब या फिर गेज प्रेशर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 176 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 में लिखा हुआ है लेमिनेटेड स्प्रिंग ऑल्सो कॉल्ड। अब लेमिनेटेड स्प्रिंग क्या होती है, जो लीफ स्प्रिंग जो होती है ना, कमानी जिसे कहते हैं, इस प्रकार की। तो इस प्रकार से ये पट्टेदार होती हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। और यहाँ पर ये बोल्ट लगे रहते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक आई बोल्ट लगा रहता है। तो ये किसकी संरचना बना रही है, एक इलिप्स की, आधा इलिप्स बन रहा है ना ये, तो इसको बोलते हैं सेमी इलिप्टिकल स्प्रिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, अर्ध दीर्घवृत्ताकार स्प्रिंग। क्वेश्चन नंबर 177 की बात करते हैं। बेंडिंग ऑफ बीम्स कॉजेस, धरण में बंकन के कारण। दोस्तों जब बीम्स पढ़ते हैं हम, बेंडिंग मोमेंट SFD BMD पढ़ते हैं, तो हम एक बीम बनाते हैं और उस बीम में एक न्यूट्रल एक्सिस बनाते हैं NA, जिसके एक तरफ लगता है कंप्रेसिव स्ट्रेस, दूसरी तरफ लगती है टेंसाइल स्ट्रेस। तो ये दोनों ही इसमें अप्लाई होती हैं, इसका मतलब बोथ टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 177वें का। क्वेश्चन नंबर 178 की बात करते हैं। द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम अलोंग डेप्थ D ऑफ अ बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन विल बी। एक धरण के आयताकार अनुप्रस्थ काट की गहराई D के सापेक्ष कर्तन प्रतिबल का वितरण होगा। दोस्तों जब भी हम एक इस प्रकार से रेक्टेंगुलर सेक्शन बनाते हैं तो उसका जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इस प्रकार का बनता है, ठीक है ना, इस प्रकार का कर्वेचर टाइप में। तो ऑप्शन नंबर D इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 179 की बात करते हैं। 179 में क्या लिखा हुआ है, टॉर्सनल रिजिडिटी ऑफ ए शाफ्ट इज गिवन बाय। दोस्तों एक इक्वेशन हम पढ़ते हैं T/J इज इक्वल टू C θ/L इज इक्वल टू τ/R, ठीक है ना।
जब अपन टॉर्सनल रिजिडिटी की बात करते हैं तो केवल इसी से ही मिल जाएगी हमको टॉर्सनल रिजिडिटी, वो होती है T/θ/L, और इसी को बोलते हैं G/J। अब यहाँ पर देखिए IP पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो J से डिनोट करते हैं वो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है, जहां पर G के साथ में J का मल्टीप्लीकेशन हो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वही हमारा सही आंसर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है G/IP। क्वेश्चन नंबर 180 की बात करते हैं। इफ अ बीम इज सपोर्टेड ऑन मोर देन 2 सपोर्ट्स, देखिए ये तो 2 सपोर्ट है, यदि हम 2 की जगह 3 सपोर्ट लगा दें तो इसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस बीम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सतत बीम। क्वेश्चन नंबर 181 में लिखा हुआ है एट अ प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल प्लेन पर क्या होती है, शियर स्ट्रेस 0 होती है और नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 182 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 182 में लिखा हुआ है फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, बीम के विक्षेपण के लिए लचीली मापांक। दोस्तों जहां भी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी की बात आए तो आपको सीधा का सीधा ई और आई को मल्टीप्लाई करना है बस, ठीक है ना, यंग्स मॉडुलस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मल्टीप्लाई करना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, EI फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। क्वेश्चन नंबर 183 में लिखा हुआ अ क्लोज कोइल्ड हेलिकल स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस 4 N/mm in a series with another spring of stiffness 6 N/mm, what is the stiffness of composite spring। एक अविरल कुंडलीदार स्प्रिंग जिसकी दुर्नम्यता 4 N/mm है, दूसरी स्प्रिंग जिसकी दुर्नम्यता 6 N/mm है, के साथ श्रेणीबद्ध है। दोस्तों किस प्रकार बंद है, सीरीज में। मान लीजिए एक है जिसकी 4 है, दूसरी इसके साथ जुड़ी हुई है इसकी 6 है, 4 और 6। तो अगर मान लीजिए इसकी स्टिफनेस S मानते हैं तो अपन फॉर्मूला लगाते हैं 1/S = 1/S1 + 1/S2। जब इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास फॉर्मूला क्या बन के आता है, S = S1 × S2/S1 + S2। तो S1 कितना है, 4 है, दूसरा S2 कितना है, 6। 6 × 4 करेंगे तो 24 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे S1 हो गया 6 और 4 10, तो 24 में 10 का भाग देंगे तो 2.4 आ जाएगी, 2.4 N/mm। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 184 की बात करते हैं। एक लोहे की धरन है जो एक समान सेक्शन तथा नियत गहराई की बनी है, जो 2.5 मीटर पार्ट पर दोनों सिरों पर मुक्त रूप से आलंबित है। यदि धरन पर 3 किलोन्यूटन का केंद्रीय भार कार्यरत है, धरन के मध्य केंद्रीय विक्षेप होगा, मतलब सेंट्रल डिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, और सिंपली सपोर्टेड बीम पर मिड पॉइंट पर 3 किलोन्यूटन का लोड लगा हुआ है और इसकी लेंथ कितनी है, 2.5। दोस्तों डिफ्लेक्शन, ये डिफ्लेक्शन पूछा है, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, मिड पॉइंट लोड के लिए, WL3/48 EI। W की वैल्यू दे रखी है 3 किलोन्यूटन, L की वैल्यू दे रखी है 2.5 मीटर, ठीक है, और I की वैल्यू दे रखी है 8 × 10⁶ mm4, ठीक है ना। तो इस मीटर को भी mm में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, तो 2.5 मीटर कितना mm हो गया, 2500 mm, और E की वैल्यू दे रखी 2 × 10⁵ N/mm²। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में आएगा 0.610, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है, लेकिन आप जब इसको सरल करके कैलकुलेट करोगे तो फटाफट कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 185 की बात करते हैं। पेल्टन टरबाइन इज ऑपरेटेड एट अंडर, पेल्टन व्हील टरबाइन की बात करते हैं तो पेल्टन व्हील क्या होती है, हाई हेड और लो डिस्चार्ज के लिए, जिसका हेड कितना होता है लगभग 250 mm, और लो डिस्चार्ज के लिए कौन सी यूज की जाती है, पेल्टन व्हील। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 186 की बात करते हैं। द डिवाइस यूज्ड फॉर स्टोरिंग द एनर्जी ऑफ फ्लूइड इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी विच में बी सप्लाइड फॉर सडन और इंटरमिटेंट रिक्वायरमेंट, एक तरल पदार्थ की ऊर्जा के दबाव ऊर्जा के रूप में संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण, उस ऊर्जा का उपयोग अचानक या रुक रुक कर आवश्यकता के लिए आपूर्ति में किया जाता है। दोस्तों जब फ्लाई व्हील की बात करते हैं ना अपन, और फ्लाई व्हील को कंपेयर करते हैं, तो एक डिवाइस आती है हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर, ठीक है ना, वो किसकी तरह कार्य करता है, फ्लाई व्हील की, जो एनर्जी को स्टोर कर लेता है प्रेशर एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव चालित संचायक, हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर। इंटेंसिफायर क्या होता है, प्रेशर की इंटेंसिटी को बढ़ाता है, ठीक है ना। हाइड्रोलिक रैम क्या होती है कि मान लीजिए थोड़ा सा प्रेशर लगाने पर बहुत ज़्यादा अगर लोड उठाना हो तो वहाँ पर काम आती है हाइड्रोलिक रैम। हाइड्रोलिक प्रेस क्या होती है, जब किसी मोटी वस्तु को यदि हमको प्रेस करना हो, उसमें हाइड्रोलिक प्रेस काम में आती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 187।
अच्छा, हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर का ही आ गया। हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर इज ए डिवाइस यूज टू इंक्रीज, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, प्रेशर इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, द्रव का दाब बढ़ाने के लिए इंटेंसिफायर का यूज किया जाता है। 188 की बात करते हैं। 188 में लिखा हुआ है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाइड्रोस्टेटिक विच स्टेटमेंट इज ट्रू। हाइड्रोस्टेटिक्स, दोस्तों हाइड्रोस्टेटिक्स का मतलब होता है कि जब अपन कोई भी लिक्विड के अंदर कोई चीज डूबी हुई है तो उसका सेंटर ऑफ प्रेशर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा ऊपर होती है सीजी, और सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा नीचे होता है, सीजी सीपी से ऊपर होती है। तो जहां भी ये लिखा हो कि सेंटर ऑफ प्रेशर ऑलवेज लाइज बिलो सेंटर ग्रेविटी, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दाब केंद्र सदैव गुरुत्व केंद्र के नीचे स्थित होता है। 3 प्रकार की कंडीशन निकालते हैं अपन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट और इंक्लाइंड कंपोनेंट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 189 की बात करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड ऑक्यूपाइड बाई यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड इज, किसी द्रव के आयतन की एक इकाई द्रव्यमान से व्याप्त द्रव की मात्रा कहलाती है। तो V अपॉन एम, ठीक है ना। V अपॉन एम क्या होता है, वॉल्यूम पर यूनिट मास। दोस्तों वॉल्यूम पर यूनिट मास, ये तो आपको ध्यान होगा, वॉल्यूम पर यूनिट मास स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा विशिष्ट आयतन। क्वेश्चन नंबर 190 की बात करते हैं। फॉर अ लेमिनार फ्लो द वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, तो जब 2000 से कम होती है तो रेनॉल्ड लेमिनार फ्लो के लिए होती है, 2000 से 4000 के लिए होती है तो वो ट्रांजिशन फ्लो के लिए होती है, 2000 से ज़्यादा 4000 से ज़्यादा होती है वो टर्बुलेंट फ्लो के लिए होती है। तो हमसे पूछा लेमिनार फ्लो के लिए तो लेस देन 2000, तो हम 2000 से कम, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 191 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 191 में कहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट वाइल कंडक्टिंग मोस्ट टेस्ट इन आईसी इंजन। दोस्तों मोस्ट टेस्ट के लिए हमेशा इंडिकेटेड पावर की बात करते हैं, ठीक है ना, आईपी की बात करते हैं। और आईपी जब बात करेंगे तो कौन सा स्टेटमेंट सही, इसने पूछा है कि सही करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने आईपी बीपी की बात की थी डायनोमीटर के क्वेश्चन में। तो आईपी इज इक्वल टू क्या होती है, ब्रेक पावर में जब अपन फ्रिक्शन पावर को जोड़ देते हैं तो वो आईपी बन जाती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 91 में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में लिखा हुआ है अ फैन इज प्रोवाइडेड इन द वाटर कूलिंग सिस्टम, जल शीतलन प्रणाली में पंखे का प्रावधान होता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे जब भी पंखा लगाते हैं तो इंजन को कूल करने के लिए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, कूल द इंजन बाय ब्लोइंग एयर ओवर इट, इंजन पर वायु दमन करके ठंडा करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 193 की बात करते हैं। सुपर चार्जिंग इज प्रोसेस ऑफ, अब सुपर चार्जिंग क्या होती है, जो एयर है ना उसको और ज़्यादा डेंसिटी पर जो है इंजन के अंदर भेजना, ठीक है ना, उसको अपन बोलते हैं सुपर चार्जिंग। वो किसके लिए करते हैं, प्रेशर बढ़ाने के लिए, जो इंजन के सिलेंडर के अंदर का प्रेशर बढ़ाने के लिए अपन सुपर चार्जिंग करते हैं, इसमें हाई डेंसिटी पर एयर को अंदर भेजते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, रेजिंग द प्रेशर ऑफ एयर फेड टू द सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर 193 का सही आंसर है सी। फिर क्वेश्चन नंबर 194 की बात करते हैं, 194 की बात करते हैं। 194 में क्या लिखा हुआ है, 194 में लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन सिग्मा अपॉन ई की बात कर रहे हैं। सिग्मा अपॉन ई क्या होता है, ई, यंग्स मॉडुलस, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है यंग्स मॉडुलस, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, मतलब हम कहते हैं यंग का गुणांक। क्वेश्चन नंबर 195 की बात करेंगे। व्हाट इज द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। दोस्तों जब स्ट्रेन एनर्जी की बात करेंगे और ग्रेजुअल अप्लाइड लोड की बात करेंगे ना, तो अपने पास में होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e इंटू वी, ठीक है ना, ये होता है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 196 की बात करेंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशन बिटवीन टॉर्क, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड शियर स्ट्रेस। एक पिछला क्वेश्चन गया था दोस्तों जिसमें हमसे टॉर्सनल रिजिडिटी की बात की थी, उसमें मैंने एक इक्वेशन बताई थी, वही इक्वेशन यहाँ पूछी गई है। तो और वो इक्वेशन थी टी अपॉन जे इज इक्वल टू सी थीटा अपॉन एल इज इक्वल टू टॉ अपॉन आर। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 197 की बात करेंगे। पॉइजन रेशियो इज द रेशियो ऑफ, दोस्तों जब भी मान लीजिए ये एक हम कह सकते हैं एक सर्कुलर शाफ्ट है, तो यदि इसको खींचेंगे तो इसकी लीनियर स्ट्रेन मतलब इसकी लंबाई में वृद्धि होगी, लेकिन जब इसको कूटेंगे, ठीक है ना, ऊपर से नीचे तक, तो इसके डायमीटर में कमी होगी। तो डायमीटर में कमी अपॉन लंबाई में वृद्धि, तो उसे क्या कहेंगे, पॉइजन रेशियो। तो जहां पर हम कह सकते हैं लेटरल स्ट्रेन, जब डायमीटर में कमी होगी तो उसको लेटरल स्ट्रेन बोलेंगे, लंबाई में वृद्धि होगी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोलेंगे, ठीक है। तो लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन
ये होता है पॉइसन रेशियो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 198 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 198 में लिखा हुआ है द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिंपल कार्बोरेटर। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है तो हम बात करेंगे। देखो क्या होता है, सिंपल कार्बोरेटर डज नॉट सप्लाई कांस्टेंट फ्यूल रेशियो, कि एक साधारण कार्बोरेटर स्थिर अनुपात में ईंधन और वायु का मिश्रण प्रदान नहीं करता है। दोस्तों ये तो थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, ठीक है ना। और भी क्वेश्चन, और भी ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। इट सप्लाई रिचर मिक्सचर वाइल स्टार्टिंग इंजन फ्रॉम कोल्ड, बिल्कुल सही बात है ये। नो प्रोविजन फॉर एक्स्ट्रा फ्यूल सप्लाई वाइल ओवरलोडिंग, ये भी सही है बिल्कुल। कार्बोरेटर वर्क इज टू मिक्स पेट्रोल एंड एयर इन कॉन्टैक्ट रेशियो, करेक्ट रेशियो, बिल्कुल ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो इसमें गलत है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है इस क्वेश्चन का। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 199 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 199 में लिखा हुआ है इंजन लुब्रिकेशन वर्क इज टू एंश्योर, इंजन स्नेहन का कार्य क्या सुनिश्चित करना है। तो जितने भी मूविंग पार्ट्स हैं, ठीक है ना, उनका फ्रिक्शन कम करना होता है उनके बीच में। यदि अगर घर्षण ज़्यादा होगा तो वो पार्ट घिस जाएंगे, तो इसलिए गतिशील भागों में घर्षण को कम करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 200 की बात करते हैं। मोर्स टेस्ट कैन बी कंडक्टेड ओनली ऑन, जब मोर्स टेस्ट की बात करेंगे तो हमेशा मल्टी सिलेंडर इंजन जो होते हैं ना, जिसमें 2 से ज़्यादा 3 4 5, उन पे सब पे क्या करते हैं अपन मोड टेस्ट करते हैं। मेनली 4 सिलेंडर होते हैं और 6 सिलेंडर होता है, तो बहु सिलेंडर इंजन का सही आंसर है। तो इस प्रकार दोस्तों ये पूरे के पूरे 200 क्वेश्चन हो चुके हैं, मतलब 121 से और 200 तक 80 क्वेश्चन पूरे हम कंप्लीट कर चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि आपको आपके जो क्वेश्चंस हैं आप मिला लोगे इसमें से। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और मैं एक और बात मेंशन करना चाहूँगा कि मेरे पास में काफ़ी बच्चों के व्हाट्सएप मैसेज आए थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था। उनको थोड़ा डाउट लग रहा था कि सर ये क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होंगे, क्या क्या इसके आंसर्स होने चाहिए। तो मैंने जहाँ तक समझता हूँ जो एक्सप्लेनेशन मैंने दी है वो सही होगी, और RSM SSB की आंसर की पर भी डिपेंड करेंगे, ठीक है। और यदि आपको लगे कि कोई क्वेश्चन मैंने गलत बताया, किसी क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत बताया, तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।